दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के सदर अस्पताल में 100 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। रिम्स में सेंट्रल लैब, सीटी स्कैन और कोबास 6800 लैब का उन्होंने उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि थर्ड वेव को लेकर झारखंड सरकार सचेत है। इसके लिए सभी जिलों में इसकी तैयारी पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि हर हाल में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। झारखंड के राज्यपाल राज्य के विभिन्न विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि जिस बच्चे के अभिभावक शिक्षित नहीं हैं, वे अपने स्कूल का होमवर्क कैसे करें। उन्होंने कहा, झारखंड में ऐसे शिक्षण संस्थान स्थापित करने की ज़रूरत है जहां बच्चों को शिक्षकों के साथ अनुकूलतम वातावरण उपलब्ध हो। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में स्थापित नेतरहाट आवासीय विद्यालय का कभी पूरे देश में विशिष्ट पहचान थी, लेकिन आज इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा, हमें अवलोकन कर उन कारणों को जानना होगा और उनका अस्थायी समाधान जल्द ही करना होगा ताकि यह पूर्व जैसे गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद खाली होने के बाद करीब 40,000 बच्चों को अटके रिजल्ट को जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग के सचिव ने जैक के सचिव को अधिकृत किया है। अधिकार मिलते ही जैक ने रिजल्ट की घोषणा शुरू कर दी है। सबसे पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन की तैयारी के लिए सरकार की ओर से संचालित आकांक्षा के लिए आयोजित परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो गया है। इसके साथ ही जैक मैट्रिक और इंटर की पूरक परीक्षा के रिजल्ट को जारी करने की प्रक्रिया में भी जुट गया है। खबरों की माने तो दशहरा से पहले मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिष्ठा रैली में भाग लेने लखनऊ रवाना हुए। 10 गाड़ी में लगभग 50 कांग्रेस कार्यकर्ता बुधवार को 2 बजे सड़क मार्ग से लखनऊ के लिए रवाना हुए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर कार्यकर्ता लखीमपुर में मारे गए किसानों के विरोध में लखनऊ जा रहे हैं। राजधानी रांची से बन्ना गुप्ता भी अपने समर्थकों के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे रवैये से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर से लखनऊ पहुंच रहे हैं। बिना किसी कारण के अपने नेता प्रियंका गांधी को यूपी सरकार के द्वारा नज़रबंद किए जाने को बन्ना गुप्ता ने लोकतंत्र की हत्या कहा है। झारखंड में जल्द ही 700 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। ये शिक्षक इतिहास, नागरिक शास्त्र और अन्य विषयों के होंगे। वहीं मनरेगा में 500 पदों समेत अन्य रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी कार्रवाई हो रही है। झारखंड सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इस सिलसिले में सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कल्याण गुरुकुल खूंटी व जमशेदपुर में प्रशिक्षित छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में कही। प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित कल्याण गुरुकुल खूंटी व जमशेदपुर के 238 छात्रों को मंगलवार को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय को 4 नए जज मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा झारखंड हाईकोर्ट से संबंधित न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में 5 नाम प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें से 4 नामों को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। जिन 4 नामों को स्वीकृति मिली है उसमें गौतम कुमार चौधरी, अंबुजनाथ, नवनीत कुमार और संजय प्रसाद का नाम शामिल है। इस संबंध में केंद्र सरकार की सहमति के बाद राष्ट्रपति भवन एवं केंद्रीय विधि एवं न्याय विभाग की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिन नामों को कॉलेजियम की मंजूरी मिली है वे सभी जज न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। जिन 4 लोगों के नाम की मंजूरी मिली है उनमें झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ, रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश नवनीत कुमार,
जुडिशियल एकेडमी के निदेशक गौतम कुमार चौधरी और लॉ सेक्रेटरी संजय प्रसाद शामिल हैं। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पाइपलाइन डिवीजन में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती कुल 469 पदों पर की जाएगी। कुल 469 उम्मीदवारों का चयन करके उन्हें IOCL के 5 क्षेत्रों के तहत टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेडों में तैनात किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर विजिट करना होगा और फिर होम पेज पर ही व्हाइट न्यूज सेक्शन में दिए गए संबंधित अप्रेंटिस के लिंक पर क्लिक करना होगा। केंद्र ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों की जवाबदेही तय करने के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देशों में केंद्र ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित बुनियादी ढांचा प्रदान करें, समय पर चिकित्सा सहायता दें, छात्रों द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो, उद्दंडता की रोकथाम हो, शारीरिक दंड में भेदभाव और मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई जाए और कोरोना के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो। केंद्र ने कहा कि अगर विद्यालयों द्वारा दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उन पर भारी जुर्माने के साथ साथ उनकी मान्यता भी खत्म कर दी जा सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक विशेषज्ञ समिति द्वारा स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा पर दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। कोर्ट ने सरकार को बच्चों की सुरक्षा के प्रति विद्यालयों की जवाबदेही तय करने का निर्णय एक पिता की याचिका पर सुनाया था, जिसके बच्चे को साल 2017 में गुड़गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में मार दिया गया था। झारखंड में बांधों और बैराजों से छोड़े गए पानी और दामोदर घाटी निगम यानी DVC के तहत आने वाले बांधों से छोड़े जाने वाले पानी से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ आने का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बार बार आ रही इस समस्या का अस्थायी निदान मांगा है। मंगलवार को भेजे गए 4 पन्नों के पत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बाढ़ मानव निर्मित थी और झारखंड के पंचेत और मैथन में दामोदर घाटी निगम के बांधों से अनियंत्रित और अनियोजित तरीके से पानी छोड़े जाने के कारण हुई थी। इस संबंध में 4 अगस्त को लिखे गए एक पूर्व पत्र का उल्लेख करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैंने उन संरचनात्मक कारकों पर प्रकाश डाला था जो दक्षिणी बंगाल में गंभीर मानव निर्मित बाढ़ की स्थिति को बार बार दयनीय और दुखद रूप से जन्म देते हैं। जब तक भारत सरकार बुनियादी अंतर्निहित संरचनात्मक और प्रबंधकीय मुद्दों को जल्द से जल्द और दीर्घकालिक आधार पर निपटारा नहीं करती हैं, तब तक हमारे निचले तटवर्ती राज्य में आपदाएं निरंतर जारी रहेंगी। गुमला के सिसई रोड स्थित दीपनगर में 60 वर्ष के रिटायर्ड आर्मी मैन जयमन एक्का की अज्ञात अपराधियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। जयमन एक्का गैस सिलेंडर पहुंचाने सिसई रोड गए थे, उसी वक्त घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि घटना बुधवार में सुबह के लगभग 10 बजे का है। मृतक के पूरे परिवार के साथ प्रतापपुर में रहता था। मृतक की पत्नी अन्ना एक्का ने घटना के बाद कहा, उनके पति का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि वो तो हमेशा खुश रहते थे और काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे। घटना से इलाके में डर का माहौल है। मृतक के 4 बच्चे हैं। एक पुत्र बाहर रहकर पढ़ाई करता है, बाकी सब गुमला में रहते हैं। बता दें कि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। हत्या के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी की बात कही जा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में मेडिकल किट देगी। 10 अक्टूबर को देश भर में फैले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जरिए मेडिकल किट बांटी जाएगी। इसके साथ ही जन औषधि केंद्रों पर फ्री मेडिकल चेकअप भी आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को संचालित करने वाले रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार अगले हफ्ते आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार देश में सभी 8,300 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर 10 अक्टूबर को 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को
फ्री मेडिकल किट दिया जाएगा। वैसे उन्होंने यह नहीं बताया कि मेडिकल किट में कौन कौन सी दवाएं या उपकरण होंगे। उनके अनुसार अगले 1-2 दिनों में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे के सभी पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दे दी है। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के PLB के भुगतान का वित्तीय भार 1984.73 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को PLB के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की सीमा 7,000 रुपये प्रति माह है। प्रति पात्र रेल कर्मचारी के लिए 78 दिनों की अधिकतम देय राशि 17,951 रुपये है। आपको बता दें कि हालिया दिनों में रेलवे के समय में काफ़ी सुधार हुआ है और 2019-20 की तुलना में इस साल लोडिंग ज़्यादा है। रेलवे 1700 से ज़्यादा मेल एक्सप्रेस चला रहा है। सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है।